ड्रामा के स्टार्ट में हम क्वीन टैंग को देखते हैं जो कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और सोचती है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही थी, क्योंकि शायद फैमिली में कुछ इशू था। प्लस अनमैरिड होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ये जैसे ही उसकी डेथ होती है तभी उसके अंदर की सोल फिर से आ जाती है। अभी वो कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो इतनी बड़ी ब्लॉगर थी और यहाँ पर ये सब कुछ इतना रियल क्यों लग रहा है और मैं मरने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, क्या कोई मुझे मार रहा है, मैं सबको मार डालूंगी, कौन है यहाँ पर, ये बैटल तो मैं ही जीतूंगी। फिर से उसके मदर फादर और ब्रदर आ जाते हैं। कहते अरे मेरी बेटी तुम ये क्यों कर रही हो, कहती क्या मैं ये क्यों कर रही हूँ। उसका भाई कहता है ऐसी स्टूपिड हरकतें तुम कैसे कर सकती हो। उसके फादर कहते हैं तुम्हारे लिए हम लोग अपनी जान दे सकते हैं और तुम अपनी जान देने चली हो। कहती ब्रदर फादर आप लोगों, उसके सर में दर्द होने लगता है। पता चलता है कि वो थर्ड डॉटर होती है सेन फैमिली की। उसके अंकल ने सोने चांदी के व्यापार में घपलेबाजी की, इसकी वजह से उसके पूरे परिवार को जो है फैमिली सहित निकाल दिया गया है। अभी जब वो एक कैंप में वो लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे तभी सेन को कुछ लोग उठा ले गए और उसके साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। और इस प्रेगनेंसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज्यादा बदनामी सहन करनी पड़ी। लोग उसे तरह तरह की बातें कहते थे। वो खूब तेज से हंस रही थी तो उसकी मदर कहती क्या हुआ तुम हंस क्यों रही हो। कहती है कि बस ऐसे ही, मुझे अपने आप को आगे ले जाना है, इस तरह नहीं रहना। और मदर रोने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिर मुझे दोबारा जिंदगी मिली है, अपने रियल वर्जन को यहाँ पर तलाशूंगी। लेकिन एक मिनट, जाने से पहले मुझे एक चीज करनी है, कहते हमें अपनी फैमिली से अलग होना है। कहती क्या फैमिली से, कहते हाँ अंकल लोगों से अलग होना था। अभी अंकल आ जाते हैं। कहते याद रखो कि मेरे बिना तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। कहती हाँ बहुत कुछ होगा लेकिन तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। पता है ये सब तुम्हारी बेटी ने किया था। कहती मदर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा अंकल और उसकी बेटी दोनों ने उन गरीबों को पैसे देते हैं ताकि वो लोग मेरे साथ मिसबिहेव कर सके। उसके फादर अपने भाई को एक जोरदार मारते हैं कि तुम्हारी बेटी बेटी है और मेरी कुछ नहीं। कहती है अंकल ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे फादर को नहीं मार सकते। उसके छोटे वाले अंकल कहते हैं कि देखो इन्हीं भाई की वजह से तुम खा पी रहे हो तो इन पर हाथ मत उठाओ। कहते बिल्कुल भी, हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और हम लोग अब सेपरेट होने का सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। और एक तरफ दो अंकल, एक तरफ सिर्फ क्विंटेन के फादर और उसके ब्रदर। वहां पर ग्रुप तो बढ़ चुके थे। कहती है मॉडर्न एरा में मैं जैसे भी रही हूँ लेकिन मुझे जीने का तरीका तो पता है, यहाँ पर भी मैं अपना रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी। अंकल कहते ठीक है, याद रखो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी कजिन कहती है कि अनमेरिड प्रेग्नेंट वुमेन को तो वैसे भी कोई नहीं अपनाएगा, तुम जैसे औरतों पर तो थू है। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी पर थू नहीं, तुम पर थू है जिसने वहां पर उसे धक्का दिया, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तब इस पर क्विंटेन कहती है मत ज्यादा मत बोलो, फूल्स के साथ ना हम लोग बहस करेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। तुम अपने अंकल को पागल कह रही हो। कहती नहीं तुमको भी कह रही हूँ। वहां पर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, थू 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 करके लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए। कहते हैं निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ। वहां पर से अंकल लोग चले जाते हैं और अभी चारों के चारों खड़े होते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने पुराने सामान को ले लेते हैं, शायद हमें वहां से कुछ चीजें मिल जाए। वहां पर अंकल का सामान भी इकट्ठा है लेकिन हमें अपना सामान तो लेना ही पड़ेगा ताकि ये जगह छोड़ सके। उसकी माँ खुद तेज से रोने लगती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। कहती पुरानी बातें भूल जाओ मदर, अभी नई बातों पर ध्यान देते हैं। तो वहां पर बड़ी देर तक खड़ी रहती है। उसकी मदर कहती है अभी तक पता नहीं कि तुम्हारे फादर नहीं आए। कहती चिंता मत करो, फादर भी आ जाएंगे और पैसे भी लेकर आएंगे ताकि कुछ दिनों खाने पीने का सामान आ ही जाएगा। लेकिन उसके फादर अंदर जाते हैं तो बस उससे 100 कॉइन दिए जाते हैं, कुछ कपड़े दिए जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कहती है ऐसे कैसे, हम लोगों ने इतना सारा अनाज यहाँ पर जमा कराया था और जब हमें महल से निकाला गया था तो हमसे कहा गया था कि यहाँ से अपना सामान ले लेना। पता चलता है उसके अंकल लोगों को बहुत बहुत ज्यादा सामान दिया गया है, साथ में अनाज भी दिया गया है और पैसों का तो पूरा ढेर दिया गया है। सेकंड अंकल और थर्ड अंकल कहते देखा मैंने तो कहा था ये भिखारी है। कहती है कि भिखारी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग आपके घर का पूरा काम करते थे तो थोड़ा बहुत पैसा तो बनता ही है। कहते पैसे चाहिए ना तो माफी मांगो, माफी मांगो, बीच सड़क पर खड़े होकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। एक सिक्का उछाल कर उसके थर्ड अंकल कहते हैं कि प्रोटेक्ट भी करूंगा, खाने के लिए खाना भी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। और उसके फादर कहते हैं तुमने मेरी बेटी को क्या समझ रखा है, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। कहते ठीक है फिर यहीं मरो, मुझे क्या। अंकल लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी माँ कहती है लोग कितने सेमलेस है, हमने इनका इतना सारा काम किया
लेकिन तब भी आज हम लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं है। कहती है, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग माउंटेन पे चलेंगे, कुछ ना कुछ वहां से खोज लेंगे, क्या पता हम लोग को कोई एनिमल ही मिल जाए, उसको बेचकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वहां से निकलते हैं और माउंटेन की तरफ चलते हैं कि शायद उन्हें कुछ रहने के लिए जगह मिल जाए। पता चलता है कि जिस रात उसको पकड़ कर लाया गया था तो उसने यहाँ पर एक घर देखा था। तो उसका भाई कहता, अभी तक वो घर क्यों नहीं मिला। कहती है कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती हूँ कि यहीं आस पास ही प्यारा सा घर है। अब वहां पर कहती है कि मदर, मैंने देखा है कि यहाँ पर एक पॉन्ड भी था जहाँ पर पानी भरा था। वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं तो सच में वहां पर पानी भी मिल जाता है, उसके पास एक घर भी मिल जाता है। उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अचानक से वो नीचे गिर जाती है, देखते हैं कि वहां पर तितलियां उड़ रही है और घर तो बहुत ही प्यारा है। कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अब वहां पर सब सामान को सही करने लगते हैं और जो बचा कुछ सामान होता है ना, उसे खाते हैं। तब पता चलता है कि जिस रात वो लोग उसे पकड़ कर लाए थे, एक्चुअल में उन लोगों ने उसके साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि वहां पर कोई ऐसा पर्सन बहुत ही अच्छे घर का लग रहा था, वहां पर छोड़कर वो लोग उसे भाग गए थे। वो याद करती है लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा होता है। तो उसकी माँ कहती है, इस बच्चे को तुम कैसे पालोगे। कहती, कैसे पालूंगी, इतने लोग हैं ना, सब मिलकर पालेंगे। इधर हम देखते हैं सेवेंथ क्राउन प्रिंस, जो अभी तक उस लड़की को ढूंढ रहे थे क्योंकि उस रात उन्हें पॉइजन दिया गया था और उन्होंने रात बिताई थी क्वीन टैंग के साथ। कह रहे, उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढो, उसने मेरी जान बचाई थी। तो उसकी मदर जो है मशरूम वगैरह बेच रही होती है, लेकिन उसका मशरूम कोई ले ही नहीं रहा होता है। कहते हैं, अब क्या करें, लगता है कि हम लोग सेंट फैमिली के हैं ना, इस वजह से और भी कोई नहीं लेना चाहता है। कहती है कि चलो हम लोग चाल चलते हैं। वहां पर उसका भाई और उसकी बहन रोने लगते हैं कि देखो इतने महंगे सामान है लेकिन मेरा भाई मुझे लेने ही नहीं दे रहा है। कहती है, अरे लेकिन पैसे नहीं है ना। कहती, मुझे चाहिए, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसका भाई कहता, नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। कहती है, बहुत कीमती है। उसके मदर और फादर कहते हैं, ये दोनों कर क्या रहे हैं। कहते हैं, अरे करने तो जो भी कर रहे हैं। दोनों रो रहे होते खूब देर देर से। सब कहते हैं, ठीक है तुम लोग रहने तो हम लोग ले लेंगे, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, हाँ सही कहा, सपोर्ट भी तो जरूरी है। एक एक करके उन लोगों का सामान बिकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है कि सेन क्विंटन, तुम यहाँ पर जानबूझकर चाल चल रही हो ताकि तुम्हारे मदर और फादर का सामान बिक जाए। कहती है कि ये विंटर मशरूम है, अगर थोड़ा बहुत बिका है ना तो बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो तुम लोग भी कॉपर कॉइन निकालो, ले लो। तो उसका भाई कहता, हाँ हाँ, लाओ लाओ दे दो। उसकी कजन कहती है, नहीं, इन गरीबों पर विश्वास मत करना। कहती, गरीब, लेकिन हम लोग तो फैमिली हैं। कहती, कौन सी फैमिली, हम लोग तो अलग हो गए। हाँ, तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, मैं तो भूल ही गई, चलो पैसे निकालो। कहते, कौन से पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कहती, पैसे नहीं है तो यहाँ भीख मांगने मत आओ, ये मशरूम गली वालों को दे सकती हूँ लेकिन तुमको नहीं दूंगी। रोने लगती है कि इन लोगों ने वैसे भी घर से निकाल कर हमें भिखारी बना दिया और यहाँ पर हमारा बिजनेस बर्बाद करने आए हैं। इधर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जितनी भी गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शक्ल देख देख कर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी समझ में नहीं आ रही होती है। आधे से ज्यादा मशरूम बिक चुके होते हैं और पैसे भी खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़े से पैसे और इकट्ठे हो जाए उसके बाद हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। उसका भाई कहता है, ये बताओ लेकिन तुमने इतनी ये चीजें सीखी कहाँ से। कहती, सीखी नहीं है, पता है जब मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर भेजा गया था तब वहां पर मैंने जो एक फिजिशियन के यहाँ काम किया था, वहीं से मुझे कुछ चीजें पता चली। सेकंड अंकल थर्ड अंकल वहां पर आ जाते हैं, उनके सामने पैसे उछालते हैं। उसकी माँ आगे ले जाती है, कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को परेशान किया है, देखो उसके दोनों हाथों को तुमने पकड़ा है, इसकी वजह से दोनों हाथों पर चोट लग गई है। यहाँ हाथ आगे करते कहते, देखो हम लोगों के हाथों पर कितनी चोट है, इसकी वजह से, क्योंकि ये हम लोगों का बिजनेस खराब कर रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करके ये मशरूम इकट्ठा कर रहे हैं, हाथ की खाल तक निकल गई है और ये लोग यहाँ पर सिर्फ आकर नाटक कर रहे हैं। अंकल कहते हैं कि चलो पैसे दो, जो मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। थर्ड ब्रदर अलग से नमक मिर्च लगा रहे होते, पैसे लेने चलते तो उसका भाई धक्का दे देता है। कहते हैं सबके सब की, हाँ सही बात है, अगर तुम्हारे बड़े भाई हैं तो पैसे दे दो ना। अब यहाँ पर क्विंटन सोचती है, इतनी आसानी से तो पैसे नहीं मिलेंगे। सेवेंथ प्रिंस भी उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो लड़की होगी ही। कहती है, अंकल आप तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, आपने घर से धक्के मारकर निकाला, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं, आप लोग अपने कपड़े देखिए, हम लोगों के कपड़े देखिए, अगर आपको पैसे दे दिए तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उसकी कजन कहती है, याद रखो कि तुमने जो भी यहाँ पर रायता फैलाया मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। क्विंटन जोरदार दो थप्पड़ मार। अब वहां पर दोनों फैमिली आपस में लड़ाई करने लग रही थी, इतने तेज कि धक्का मुक्की होने लग रही थी। तब क्राउन प्रिंस कहते, हो क्या रहा है मुझे बताओ।
वहाँ पर क्विंटन की कज़िन जो होती है ना, वो बहुत ऐसे धक्का दे देती है, सेवेंथ प्रिंस उसे रोक लेते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है। लेकिन जब देखते हैं प्रेग्नेंट है तो कहते हैं नहीं है। वहाँ पर फिर से जाती है क्विंटन अपनी कज़िन को जोरदार थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी वजह से सबसे पहले हमें महल से निकाला गया, उसके बाद अब तुम लोग हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हो। वहाँ पर जैसे ही मारने चलती है तभी सेवेंथ प्रिंस का सैनिक बहुत तेज से उसकी कज़न को मार देता है कि खबरदार अगर हाथ उठाया तो। कहती है कि अंकल देखो ना, इस सैनिक ने मुझे मारा। उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। कहते हो कौन तुम, रिबल बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे उसके फादर देखते हैं कि ये प्रिंस के मेंशन का आदमी है तो कहते हैं ठीक है अभी के लिए जा रहा हूँ लेकिन जल्दी आऊंगा, और बेहोश होने का नाटक करते कहते भागो यहाँ से। उसका भाई कहता है सब भाग गए, भला मैं क्यों खड़ा हूँ। वो भी लास्ट में भाग जाता है, सबके सब वहां पर जितने भी लोग होते हैं कहते हैं बहुत ही बेकार लोग हैं। लेकिन अब क्राउन प्रिंस को शक हो गया होता है कि इस लड़की के बारे में मुझे जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। वो नीचे झुकने चलती है तो कहते हैं कि तुम बहुत ही काइंड हो, लेकिन क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ, तुम थोड़ी फेमिलियर लग रही हो। उसकी माँ कहती है कि इस तरह अकेले बात करना सही नहीं रहेगा, चलो यहाँ से, इसे अनजान व्यक्ति से भला हम लोग क्यों बातें करें। सेवन प्रिंस कहते हैं जाओ इसके बारे में सब कुछ पता करो। इधर रात में वो लोग वापस आने के बाद बहुत अच्छे से खाना पीना एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पैसों की तो कमी थी नहीं, क्योंकि उन लोग का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। और बहुत ही जल्दी और लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे ताकि उन्हें ये घर भी मिल सके। कहते हैं हाँ सही कहा, ये सब सिर्फ क्विंटन की वजह से हुआ। क्विंटन ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है। कहती है अभी तो और भी आगे जाना है, इतनी आसानी से एक जगह पर तो नहीं रुक सकते। उसकी माँ फिर से रोने लगती है, कहती है अब क्या हुआ। माँ कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। ये मैंने तुमसे जो भी प्रॉमिस किया कभी भी पूरा नहीं कर पाई, ऊपर से महल से भी निकाल दिया गया। मेरी बेटी कितने कठिन समय में जी रही है। उसके फादर कहते हैं रो मत। कहती कैसे ना रो, मेरी बेटी इतने कष्ट में है। उसका भाई कहता है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मदर, रोने की जरूरत नहीं है। उसके ब्रदर की मैरिज की बात भी की जा रही थी। कहती है मदर ब्रदर की मैरिज भी करेंगे और मैं भी शादी करूंगी। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर हम सेवन फ्रेंड्स को देखते हैं जो क्विंटन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन पर कुछ सैनिक हमला कर देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। कहते हैं कि चलो फायरवर्क्स का एंजॉय किया जाए। पता चलता है कि जब उसके फादर सिटी में थे तब उन्हें एक फायरवर्क्स मिल गया था, लेकिन वो सेवेंथ प्रिंस का था। जब भी कोई मुसीबत में हो ना तो वहां पर आ जाए इसकी वजह से। लेकिन उसके फादर को लग रहा था कि ये तो बढ़िया है। उस फायरवर्क्स को देखने के बाद कहीं न कहीं जो है क्विंटन को सेवन प्रिंस की याद आ रही थी। कहती है भला एक बार मिली हूँ, मुझे इसकी क्यों याद आ रही है। इधर सेवन प्रिंस को काफी चोट लग जाती है। कहते हैं कि ठीक है जल्द से जल्द मिस सेन से मुझे मिलना ही पड़ेगा। सैनिक कहता है कि आप वहां पर जाओ, मैं किसी न किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ। कहते हैं ठीक है। सैनिक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। माँ कहती हैं कि तुम यहीं पर एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। वो नहाने के लिए नीचे पानी में उतर जाती है, नहा रही होती है। तभी अचानक से उसे लगता है कि कोई पानी में गिरा। सामने होते सेवन प्रिंस। कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर तो नहीं हो सकती। सेवन प्रिंस कहते प्लीज मुझे बचा लो। कहती है मदर कोई भी नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही डर गई थी। कहती है ठीक है चलो पीछे हटो, मैं कपड़े तो पहन लूं। अपने कपड़े पहनती है। कहती पता नहीं कहाँ से आ गया, ये बैठ गया बीच में, इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। कहती उसने वहां पर मुझे बचाया था मार्केट में, तो यहाँ पर मैं बचा लेती हूँ। अब उसकी पूरी फैमिली देख रही होती है कि इसके कपड़े इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता है, जरूर बाहर किसी सर्टेन एरिया से आया होगा। तो उसका भाई कहता है कि मैं इसे छूकर देखता हूँ। जैसे ही उसका भाई उसे छूता है तो क्राउन प्रिंस उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। तो उसके भाई को बहुत चोट लग जाती है। अरे बेटा तुम्हें हुआ क्या है, बताओ ना, तुमने मेरे बेटे को क्यों फेंका। अब वो उसकी माँ को भी उठाकर फेंक देता है। उसके फादर कहते हैं तुमने मेरी वाइफ को फेंका, वो उसके फादर को भी उठाकर फेंक देता है। ये तीनों के तीनों बाहर पड़े होते हैं। कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, एक तो हम लोगों ने तुम्हें बचाया, ऊपर से तुम पूरी फैमिली को बाहर फेंक रहे हो। कहता है कि मुझे भूख लगी है। और पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंस है ना उन्हें एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी है। ये बता तुम्हारा घर कहाँ पर है। कहते हैं कि क्या भूलने की बीमारी हो गई है क्या, जो कुछ याद नहीं आ रहा है, बदतमीज कहीं के। इधर हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है ना वो अभी तक उसे होश नहीं आ रहा था। फिजिशियन लगातार उसकी केयर कर रहे होते हैं और इधर पूरी फैमिली सूप बनाने की तैयारी कर रही थी और वो लोग बना भी ले रहे थे। ऊपर से सेवेंथ प्रिंस बस सारी ये चीजें देख रहे होते हैं और मुर्गे को पकड़ रहे होते हैं। उसका भाई कहता है कि चलो इसको मार्केट में छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हम लोग अपने घर में तो नहीं रख सकते हैं। कहते हैं हाँ
मार्केट में तो लोग सोप को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और इस पर क्विंटन कहती है कि ठीक है, प्लान के हिसाब से ये काम करेंगे। हम लोग इसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग कहेंगे पता नहीं क्यों इसे पीछे छूट गए, तो हम लोग जानते ही नहीं थे। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक घर में इतने लोगों को नहीं रख सकते हैं। कहते हैं हाँ सही कहा। उसके मदर और फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहती है कि कोई तो साबुन ले लो, कोई तो साबुन ले लो, लेकिन कोई साबुन ही नहीं ले रहा होता है। कहती ठीक है, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। और जैसे ही उसे सब लोग सामने खड़े करते हैं, उसका एक एक साबुन बिकने लगता है। थर्ड अंकल और सेकंड अंकल देख रहे होते हैं कि इसका सोप इतने अच्छे से बिक रहा है, इसका बिजनेस हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। भी साबुन बनाया जाता है ना, इसको चुरा लेंगे और हम लोग खुद इस सोप को बनाएंगे। सारे साबुन जब बिक जाते हैं तो बहुत खुश होती है। कहती है कि चलो जाने का टाइम आ गया, अपने सारे पैसे रख लेती है। कहती है कि मॉडर्न एरा और एंशिएंट एरा में ज्यादा अंतर नहीं है, चीजें अच्छे से करो ना तो दोनों जगह काम चल सकता है। चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि भूख तो लगी गई होती है। एक ही बार में सारा का सारा खा जाता है। वहां से वो जा रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कहता है कि तुम भी खा लो, भूख लगी होगी ना। कहती है बदतमीज कहीं का, मैं तो इसे छोड़ने आई थी, लेकिन ये तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। तब तक वहां पर उसके अंकल ने जिस आदमी को हायर किया था वो आ जाता है। तुम लोग जो सोप बना रहे हो उसका पूरा फॉर्मूला मुझे दे दो। जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है कहता है इससे मत लड़ो, ये टाइगर क्लाइंट के हैं, ये लोग सामने वाले पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। कहती मैं अभी नहीं डरती हूँ, टाइगर क्लाइंट के हो चाहे माउस क्लाइंट के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ लड़ने के लिए, परफेक्ट लड़ाई होगी। बार बार वो कह रहा होता है रेस्टोरेंट का मालिक, नहीं नहीं इससे मत लड़ो वरना रिपे भी नहीं कर पाओगे। कहती रिपे करूंगी, क्योंकि ये मेरे अंकल का किया काम है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इधर लगातार फिजिशियन सैनिक की केयर कर रहे होते कि होश में आ जाओ, हमें अपने क्राउन प्रिंस को भी ढूंढना है, अगर होश में नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे होश में आता है कहता है ये बताओ क्राउन प्रिंस कहाँ पर गए। कहते हैं 1 मंथ होने वाला है, लेकिन क्राउन प्रिंस का अभी तक पता नहीं चला है। इधर ट्विंकल कहती है और प्रॉपर बात कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं कितनी पावरफुल हूँ। कहता है इस बड़े हुए पेट के साथ तुम क्या ही कर पाओगे, लेकिन तुम सुंदर हो, मैं तुम्हें छठी अपनी कॉन्कुबाइन बना सकता हूँ। वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन के मजे में कभी मैंने लिया ही नहीं, तुम्हारे साथ तो और भी अच्छा लगेगा। इधर सैनिक कहता है कि उस रात हम लोगों को पॉइजन दिया गया था और मिस सेन के पास क्राउन प्रिंस बार बार जाने को कह रहे थे। कहते वो रहते कहाँ है? तो कहते हैं आउटसाइड सिटी में। कहते चलो उसे ढूंढते हैं चलकर। कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर ढूंढ कर लाता हूँ, बस मुझे तुम उसकी एक फोटो दे दो ताकि मैं उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर बता सकूं कि वो कहाँ पर है। इधर जैसे ही वो उसे छूने चलता है तो प्रिंस उसका हाथ पकड़कर नीचे गिरा देते। कहती वाह तुम तो काफी ताकतवर हो। उसके सेकंड अंकल थर्ड अंकल कहते छोड़ूंगा नहीं। वहां पर सामने आकर सेवन प्रिंस खड़े हो जाते हैं और एक ही बार में सेवन प्रिंस सबको नीचे गिरा देते हैं। कहते वाह ये तो कितना पावरफुल है। तभी सामने से एक और आदमी आता है। कहता है इन लोगों को तो और भी मारना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पैसा वसूली करते हैं। पैसा हम लोग इकट्ठा करें लेकिन वसूली ये करते हैं। दोनों अंकल तो वहां से भाग जाते हैं। कहते हैं अब बताओ किसके कहने पर काम कर रहे थे, तुम्हें तो यहाँ पर कोई भीख भी ना दे जिस हिसाब से तुमने अपना हुलिया बना रखा है। कहते ज्यादा आगे मत बढ़ो, मैं यहाँ पर सबको मार सकता हूँ। कहते ठीक है फिर मार कर दिखाओ, मैं भी तो देखो कितना मार सकते हो। दोनों अंकल पीछे छिप जाते हैं कि यहीं पर कहीं चुपचाप रुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो भागने की भी जगह नहीं है। कल नीचे कूद जाते हो, वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। कहते भागो यहाँ से। इधर क्विंटन कहती है कि देखो जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना नहीं छोड़ूंगी। देखना यहाँ पर कितने लोग हैं तुम्हें मारने के लिए, क्या तुम्हें कोई बचाएगा? सब एक साथ कहते हैं नहीं बचाएंगे नहीं बचाएंगे। एक पैर मारती उसे नीचे गिरा देती। कहती है कि चलो पैसे दो यहाँ पर। इन दोनों अंकल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते हैं। बड़े भाई की बेटी है क्विंटन जो हम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है, आप चलिए हम लोगों की थोड़ी हेल्प करिए। कहते ठीक है चलो उन लोग को जेल में भेजेंगे। पर न्यूज के ऊपर वो बोरी डाल देती है और जितने भी लोग वहां पर होते हैं कहती मारो इसे। सारे के सारे लोग उनके आदमी को बहुत मारते हैं। कहती है देखा मैंने तो इसका काम तमाम कर दिया। अभी वो खड़ी होती है लेकिन देखती है कि उसके अंकल तो भाग गए हैं। कहती है लगता है पिटने से बच रहे थे। सेवन प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। कहती है कि तुम इतना खा रहे हो लेकिन तुम काफी नाइस भी हो, तुम कम से कम हर जगह प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हो। मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। कहते हैं कौन कर रहा है ये, दूर हटो। वहां पर जैसे ही उसकी शक्ल देखते हैं तो वो भाग कर जाते हैं। कहते हैं देखो ना इसने मेरी क्या हालत की। मजिस्ट्रेट कहते हैं इतनी हिम्मत कि तुमने ये सब किया। वो दूसरे आदमी के पास पहुंच जाते हैं तो अंकल कहते हैं ये नहीं है ये है। कहते हैं हाँ बताइए क्या हुआ। आप मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन भी लगातार ढूंढ रहे होते हैं मिस सेन को, लेकिन मिस सेन मिल ही नहीं रही होती है। कहते हैं, ठीक है आगे बढ़ते रहो। फिजिशियन उसी शॉप पर आ जाते हैं। कहते हैं, यो हाइनस का नाम सुनते ही थोड़ा बहुत सेवन प्रिंस को पुरानी बातें याद आती है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ याद नहीं था।
फिजिशियन कहते हैं लगता है कि क्राउन प्रिंस अपनी असलियत बताना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से छुपा रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट नीचे गिर जाते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वहां पर टाइगर क्लैन के जो मालिक होते हैं वो जितने पैसे मैं लोगों में दे रहा हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, भला क्राउन प्रिंस से इन लोगों का क्या लेना देना। मजिस्ट्रेट कहते हैं हाँ हाँ सही बात, क्या लेना देना। इस पर फिजिशियन कहते हैं याद रखो कि अभी मैं क्या कहूंगा। जाते उसके कान में कहते हैं कि तुम्हें सारी चीजें यही प्रिंस की याद है ना, सेवन प्रिंस की, उनकी यही खूबी है। कहते हैं इतना बारीकी से तो कोई नहीं जान सकता जितना फिजिशियन जानता है। कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ पर जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अंकल कहते हैं इनकी बातों में मत आओ। दोनों अंकल को थप्पड़ मारकर मजिस्ट्रेट तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। कहते हैं तुमको देख लूंगा, कहते हैं मैं भी तुमको देख लूंगी। फिजिशियन कहते हैं अगर ये मिस सेन है तो ये प्रेग्नेंट क्यों है। कहते हैं एक मिनट कहाँ जा रहा है, इसको अपने साथ में लेकर जाओ, मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ये बच्चों जैसा बिहेव करता है और आखिर मैं कब तक इसे रखूंगी, मेरे भी तो बच्चे होने वाले हैं। कहता है मैं इसे नहीं जानता हूँ, बस ये मेरा फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भला मैं इसे कहाँ पर लेकर जाऊंगा, मेरी भी तो फैमिली है। कहते हैं इसे लेकर जाओ, कहते हैं नहीं लेकर जाऊंगा। वहां से वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के मालिक आ जाते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की। कहती है हेल्प की लेकिन जो तोड़-फोड़ हुई है उसकी वजह से मैं आपको ये पैसे दे रही हूँ। कहते हैं हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे पैसे मिले हैं तोड़-फोड़ के, वरना कभी कुछ नहीं मिला। इधर फिजिशियन वापस आते हैं सैनिक के पास, कहते हैं क्या हुआ। कहते हैं अरे प्रिंस ने तो मुझे पहचाना ही नहीं, बताओ मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे प्रिंस का क्या होगा। फिजिशियन फिर से प्रिंस की तरफ भागते हैं। जो है क्राउन प्रिंस को ले आई तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम इसको ले आई? कहती हैं हाँ इसने मेरी हेल्प की थी ना। पता चलता है उसके मदर और फादर ने भी खूब सारा पैसा कमाया और उसने भी। वो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, वो उस जगह को छोड़ रहे होते हैं, तब यहाँ पर क्विंटन उस शॉप को खरीद लेती है। कहती है वाह अब हम लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है। मम्मा को चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी का क्या हो, ये लड़का अच्छा तो लग रहा है लेकिन क्या ये तुमसे शादी करेगा, पता नहीं इसका क्या भविष्य हो। वो जाती है रूम का दरवाजा खोलती है तो वहां पर प्रिंस प्रिंस खड़े होते हैं, देखती है उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा चोट लगी। कहती है तुम्हें चोटें कहाँ से लगी। कहता मुझे क्या पता चोटें कहाँ से लगी। कहती है लगी तो है ना, तुम्हें कुछ भी तो याद नहीं है। वहां पर उसकी माँ थी कि तुम एक अनमेरिड गर्ल हो और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वैसे भी मैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। कहती कुछ भी हो लेकिन आदमी और औरत में फर्क होता है, आज के बाद से यहाँ पर मत आना। अभी हम देखते हैं कि दोनों अंकल बैठे होते हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ करके हमें उसका फॉर्मूला चुराना ही पड़ेगा, तभी हम जाकर एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि उसकी मदर और फादर सारा सामान बेचकर फिर से आ जाते हैं। इधर सैनिक खड़ा होता है और फिजिशियन भी कि हमें अपने प्रिंस को वापस लाना ही पड़ेगा, साथ में मिस सेन को भी। फिजिशियन अपना चेहरा बदल लेते हैं, कहते हैं वो लोग मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, अब मैं उसे एक साथ रहूंगा। इधर क्राउन प्रिंस आ रहे होते हैं, कहते हैं कि क्राउन प्रिंस मेरी बात सुनिए। क्राउन प्रिंस आगे की तरफ बढ़ते, कहते तुम भागो मैं जा रहा हूँ। पीछे से क्विंटन भी आ जाती है, कहती है देखो देखो वहां पर कोई आदमी है। कहते हैं अरे मुझे किसी ने पकड़ लिया है। कहते हैं हाँ मेरी हेल्प कर दो। वहां पर वो उसकी हेल्प करती है लेकिन तुरंत ही फिजिशियन उसके हाथ को पकड़ कर कहते हैं कि तुम्हें ट्विंस होने वाले हैं। कहती है आपको कैसे पता और इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया क्योंकि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है। कहते हैं अरे मैं बहुत ही बड़ा फिजिशियन हूँ, जैसे मैंने तुम्हें देखते ही बता दिया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, इसी वजह से तुम मेरे पास बीच-बीच में आते रहना, तो तुम्हारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। कहती है हाँ सही कहा, इतना बुड्ढा इंसान है, चलो इसे अपने साथ ही लिए चलती हूँ ताकि ये मेरी प्रेगनेंसी तक मेरी हेल्प कर सके। और वहां पर वो क्राउन प्रिंस उसे लेकर चले आते हैं। घर आकर वो चुपचाप बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर वो कहता है मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उसकी माँ कहती है ठीक है बहुत ही जल्दी खाना आएगा। सब लोग मिलकर साथ में खाना बनाते हैं और अभी ग्रैंड माँ का बर्थडे होता है, इसी वजह से वहां पर गिफ्ट भी लेकर गए होते हैं। कजन कहती है कि पैसे हैं नहीं, भिखारियों की तरह यहाँ पर टूटा फूटा सामान लेकर आ गए। उसके फादर कहते हैं चुप बैठो, ऐसी बकवास मत करो। कहती फादर आप ही तो कहते थे ये बेकार लोग हैं। तब इस पर क्विंटन कहती है सामान तो देख लो उसके बाद कहना कि हम लोग भिखारी हैं कुछ भी हैं। एक एक करके सब लोग सामान दे रहे होते हैं। तब कहते हैं क्विंटन तुम बताओ तुम क्या लाई हो। इसे घर पर बनाया। कहते हैं हाँ बहुत ही यूनिक चीज है। कहते हैं लेकिन हम लोगों को कुछ और भी चाहिए ताकि हम लोगों की माँ खुश हो सके। उसका भाई कहता है कि बताओ क्या चाहिए। कहते हैं अरे वही साबुन का फॉर्मूला मुझे बता दो ताकि तुम भी बिजनेस कर सको मैं भी बिजनेस कर सकूं। कहती है कि अंकल तो पहले ही बता देते ना कि आपने इस मकसद से हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कहते हैं नहीं हम लोगों की फैमिली है, हम लोग एक साथ रहते हैं, आखिर फॉर्मूला तो शेयर कर ही सकते हैं ना। कहते हैं नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर तरह तरह की चीजें ग्रैंड मदर के लिए आ जाती है।
इस पर क्राउन प्रिंस के सर में फिर भी दर्द होने लगता है कि ये सारी चीजें जानी पहचानी लग रही हैं। कहते हैं मुझे कुछ याद आ रहा है। कहते क्या याद आ रहा है, लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं। कहते ठीक है, इसको लेकर चलो और सारा सामान भी वापस लेकर चलो। अंकल लोगों को जो सामान मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। और इधर हम देखें कि फिजिशियन लगातार प्रिंस को देख रहे होते हैं कि अरे तुम। कहते हैं हाँ मिस सेन, वही लड़के हैं जिनके साथ मैंने रात बिताई थी। बच्चों की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं और बताइए। कहते हैं आर्मी कैंप में जाओ। कहते हैं हाँ आगे बताइए। लेकिन क्राउन प्रिंस की याददाश्त फिर से चली जाती है। कहते हैं मुझे मीट खाना है। कहते हैं अरे मीट बाद में कर खा लेना, पहले ये बताओ कि क्या कह रहे थे। तभी पीछे से क्विंटन आ जाती है। कहती है क्या हुआ। कहते हैं बस इसे मीट की पड़ी है और कुछ नहीं पड़ी है। आपको तो पता है मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है, बच्चे पैदा हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से चली जाना। कहते हैं माफ करना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। कहते क्या मतलब तुम नहीं हो। वो अपने चेहरे से मास्क हटा देते हैं। कहते अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मजिस्ट्रेट के वहां पर आए थे, तुमने हमारी जान बचाई थी। कहते हैं हाँ ये हमारे मालिक है, मैं बस इनकी देखभाल के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक इनकी याददाश्त ना आए तब तक ये कहीं भी जाए, तब तक ये यहीं पर छुपे हुए रहें तो अच्छा है, वरना लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। कहती ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। कहते पूरी फैमिली के सामने जब फिजिशियन आते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ गए। कहते बताइए आपका आना कैसे हुआ। कहते लॉन्ग स्टोरी है। वहां पर वो एक झूठी कहानी सब लोगों के बीच में बता देते हैं जो है क्विंटन की। कहती हाँ सही कहा, यही स्टोरी है। दोनों वहां पर बैठ जाते हैं कि किसी भी तरीके से सही करो ताकि इसे याददाश्त आए और यहाँ से जा सके। फिजिशियन कहते हैं कि इसको दवा खिलानी पड़ेगी, तो तुम कोई आइडिया बताओ जिससे इसको दवा खिलाया जा सके। कहती है देखो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना कि ये तुरंत ही खा लेगा। कहते हैं ठीक है, फिर दवा उसी में छिपाते हैं। वो जाती है खाना बनाकर, लेकिन क्राउन प्रिंस खाते ही नहीं बल्कि उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिजिशियन कहते तुमने तो कहा था तुम अच्छा खाना बनाती हो। कहती खाना तो अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन जब उसे टेस्ट करती है तो पता चलता है कि उसने उसमें शुगर डाली ही नहीं। कहते हैं क्या ये तो बेकार हो गया है ना। कहते हैं क्या मतलब बेकार, देखने में तो सही लग रहा था। उससे फिर से वोमिटिंग होने कहती इसका टेस्ट तो बहुत ही खराब है, ये सब आपकी वजह से हुआ। कहती ठीक है कोई दूसरी डिश बनाते हैं, उसे चिकन सूप पसंद है ना तो वही उसे खिलाएंगे। कहते हैं हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे अपने फादर के साथ जाती है शॉप पर, देखती है कि उसकी शॉप को किसी ने तोड़ दिया है। कहते हैं मुझे पता है ये किसने किया है। तभी उसकी कजिन आ जाती है कि अपनी शॉप को बचाना चाहती हो ना तो जो है शॉप का फॉर्मूला दे दो, अपनी शॉप को बचा लो। लेकिन कहते हैं नहीं देंगे। तो कहती है जितनी बार नहीं दोगे उतनी बार इस जगह को तोड़ दूंगी और कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। कहती ठीक है 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हें शॉप का फॉर्मूला दे दूंगी। कहती ठीक है। 3 दिन बाद उसके फादर कहते क्यों कर रहे हो। कहती है फादर डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं लेकिन अगर सौ को फॉर्मूला दे दोगी तो हमारी फैमिली का क्या होगा। यार अभी भी क्राउन प्रिंस को देख देख कर उसके फादर को टेंशन हो रही थी कि तुम दोनों को इतना साथ में वक्त हो गया है तो तुम दोनों ही साथ में क्यों नहीं शादी कर लेते। उसके फादर देख रहे थे कि क्राउन प्रिंस कुछ ज्यादा ही डिवोटेड है। तीसरे दिन अभी हम देखते हैं कि क्विंटन पहुंच जाती है अंकल के पास कि अंकल फॉर्मूला ले लीजिए। ऐसे फॉर्मूला खोलते तो देखते उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। कहते हैं तुम यहाँ पर गेम खेलने आई हो। कहते हैं गेम तो आपने स्टार्ट किया था। याद रखो कि मेरे मामले में बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। वहां पर क्राउन प्रिंस अंकल को नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं इसे छोड़ेंगे नहीं जिंदा। फिजिशियन अभी भी बैठे होते और ड्रिंक कर रहे होते। कहते हैं मैं क्या करूँ, आखिर कैसे सही करूँ, मैं इतना स्किल डॉक्टर हूँ लेकिन यहाँ पर मैं फेल हो रहा हूँ। कहती कोई बात नहीं, बस रुक जाओ थोड़े दिन, तुम्हारा फॉर्मूला जरूर काम करेगा, बस इंतजार करो। कहते इंतजार, हाँ सही कहा मिस। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ लेकिन तब भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रात होते ही फिजिशियन घर से बाहर निकलते हैं लेकिन बंद करते हैं। तभी वहां पर फिर से 7 प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं मेरे लिए काम करो, फर्स्ट की मेरे बच्चों की रक्षा करना और दूसरा आर्मी कैंप में जब बहुत ही जल्दी हमला होने वाला है वहां पर जाकर लोगों को आगाह करो। कहते हैं और थर्ड, कहते हैं थर्ड फिर से भूल जाते हैं। कहते हैं अरे क्राउन प्रिंस आप ये क्या कर रहे हैं, हर बार भूल कैसे जाते हैं। कहते हैं ठीक है सबसे पहले ये तो पहुंचा दूं। इधर हम देखते हैं आज शॉप फिर से रेनोवेट की गई थी और वहां पर ओपनिंग भी थी कि सब लोग आइए खाइए, थोड़ा बहुत सामान फ्री में मिलेगा। और वहां पर सोप भी खरीदिए। ये सब देखकर तभी उसके अंकल आ जाते हैं। थर्ड अंकल कहती है आप लोगों के यहाँ पर एंट्री नहीं है। कहते अरे हम लोग फैमिली है, मेरा बेटा बहुत पढ़ने में तेज है, तुम्हारे अकाउंट को संभाल लेगा, आखिर अपने अंकल के लिए इतना तो कर ही सकती हो। वो कहते नहीं रखूंगी। तो सब लोग कहने लगे हैं पैसे आ गए हैं तो अकड़ आ गई, इसी वजह से अपने अंकल की हेल्प नहीं कर रही। कहती ठीक है इसे रखती हूँ लेकिन कंपटीशन होगा, मैं ज्यादा अच्छा अकाउंट संभालती हूँ। ये कहता है मैं स्कॉलर हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। वहां पर प्रोग्राम शुरू होता है। वो जैसे जैसे चीजों को सॉल्व कर रही थी ना वहां पर अंकल को समझ में आ जाता है कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है।
मतलब 2020 टेल्स को भी वो काउंट नहीं कर रहा था कि अंकल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। कहते हैं उसका बेटा तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो धक्का मार देता है। कहते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कहते अरे मैंने तो हल्का सा धक्का दिया था, तुम नीचे क्यों गिर गई। टन बेहोश हो जाती है। उठती है तो उसने 2 बच्चों को जन्म दे दिया था। कहते हैं कि ठीक है, फिजिशियन ने काफी अच्छी मेडिसिन दी है, तुम्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। पता चलता है कि जितने टाइम तक होश नहीं आया था ना, सेवन प्रिंस उसके पास से हटे तक नहीं। बस उसे ही देखते रहे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया। अभी भी वो बस उसे लगातार देख ही रहते। कहती कोई बात नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। कहते उन्हें नैनी संभाल रही है, क्योंकि तुम दो दो बच्चों को तो नहीं संभाल पाओगी, हम लोगों को भी बिजनेस करना है। इधर सेवन प्रिंस उसे लगातार खिला पिला रहे होते हैं। कहती थैंक यू सो मच। इधर सेवन प्रिंस को आर्मी के बारे में पता चल जाता। आर्मी का मामला तो सॉल्व हो चुका है, मुझे इस निश्चय को दूर करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी नोटिस करते हैं क्राउन प्रिंस की क्विंटन को बहुत ठंड लग रही है, फीवर हो गया। कहते हैं इसके फीवर को दूर करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर तो कोई गर्म चीज भी नहीं है। वो उसके बगल जाकर लेट जाते हैं। दोनों बच्चों को संभाल रहे होते हैं। कहते हैं, ये क्या, ये मेरे बेटा कहाँ गया, सच में मेरे बेटा कहाँ गया। और वहां पर ना अजीब से ख्वाब आने लगते हैं क्विंटन को कि ये मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ इन सब चीजों के बारे में। ये ठीक है, हम लोग अपने बेबी को लेकर बहुत ही जल्दी सिटी की तरफ चलेंगे। वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के जन्म के बाद मेरा भाई और मेरे फादर बस मेरे ऊपर ही ध्यान दे। थर्ड अंकल और सेकंड अंकल होते हैं ना, बहुत दुष्ट होते हैं। अपनी बेटी को लेकर जाते हैं बिजनेसमैन के पास लेकर कि मेरी बेटी को ले लो, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ करो। कहते हैं क्या चाहिए, वैसे भी ये लड़की अच्छी तो है। कहते हैं हाँ ये मेरी प्यारी बेटी है। कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे हरम में रहने के लायक तो है, मेरा एक काम कर दीजिए। कहते जो भी काम होगा सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बस इसको मेरे हवाले कर दो। कहते ठीक है, अब ये तुम्हारी हुई। इधर हम देखते हैं कि क्विंटन बैठी होती है और दोनों बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन पूरे टाइम जो है क्राउन पिन दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, साथ में क्विंटन का भी। तो फिजिशियन कहते हैं कि अरे आप भी थोड़ा कर लो। कहते जब ये है काम करने के लिए तो मैं क्यों करूँ। फिजिशियन को बहुत दुख हो रहा होता है कि क्राउन प्रिंस जो किसी के लिए काम नहीं करती, इस लड़की के लिए काम कर रहे हैं। वापस आती है तो उसकी माँ बहुत उदास होती है। कहती क्या हुआ मदर, कुछ दिक्कत हो गई है क्या। तभी उसका भाई आता है। पता चलता है कि जो इंपीरियल एग्जामिनेशन था ना, उसे वहां पर भाग लेने जाना था, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया है। वो नीचे बैठ जाता है कि सिस्टर मैं एग्जाम नहीं दे पाया हूँ। पता चलता है ये उसके अंकल की चाल थी, उसका भाई एग्जाम न दे पाया, इसी वजह से उसने अपनी बेटी को उस आदमी के हवाले किया। अच्छा ठीक है, हम लोगों को उस आदमी से बात करनी चाहिए। मास्टर वांग मुझे आपसे बात करनी है, मेरा भाई एग्जाम देना चाहता था, लेकिन आपने एग्जाम क्यों नहीं देने दिया। मास्टर वांग कहते हैं कि देखो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे भाई को एग्जाम देने की अनुमति दे सकता हूँ। कहती है अच्छा तो तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगी। कहते हैं मानना तो पड़ेगा, वैसे भी तुम सुंदर हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। कहती क्या मतलब। अब उसे के सर में दर्द होने लगता है। उसने वहाँ पर एसेंस जला रखी है, जिसकी वजह से उसे बेहोशी आ रही थी। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और उसे नीचे धक्का दे देते हैं और प्राइवेट पार्ट पे इतने तेज से मारते हैं कि वो जिंदगी में आके कभी भी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं कर पाएगा। कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते हो। जाओ यहाँ से, अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारो, क्यों तुम यहाँ पर रह रहे हो। कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। कहती क्या मतलब बच्चों की देखभाल करनी है। कहती क्योंकि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने रात बिताई थी, तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ। कहती क्या सच में तुम वही हो। तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर फिजिशियन आते हैं। कहते यो हाइनस फाइनली आप आ गए होश में। कहते क्या यो हाइनस। मास्टर वोंग की हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। कहते उसने मेरी प्राइवेट पार्ट को खत्म कर दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके दोनों अंकल कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। थर्ड अंकल और बाकी सब लोग वहां पर आ जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। साथ में मास्टर वोंग भी आए होते हैं कि क्विंटन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थर्ड अंकल आकर फिजिशियन को थप्पड़ मार देते हैं। मार देते क्विंटन कहती आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। कहते क्या करोगे तुम। पता चलता है उसने पटाखा बना लिया था, मीन्स बॉम्ब बना लिया था कि एक फोड़ेगी ना सबके सब भाग जाएंगे। जैसे ही क्राउन प्रिंस उन लोगों पर अटैक करने चलते, कहते एक मिनट तुम पीछे हटो। वो लोग कहते हैं इन फालतू चीजों से हम लोग नहीं डरते हैं, और ये है ही क्या भला। खड़े होते हैं वो लोग एक ही जगह पर, का धमाका होता है, सबके सब नीचे गिर जाते हैं। फिजिशियन उन लोगों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उन तीनों की हालत देखकर वहां पर अंकल कहते हैं कि इनके साथ यही होना चाहिए था। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी को, जहाँ पर अपने बेटे को ऐसी मेडिसिन पहुंचाते थे जिससे उसे भूलने की बीमारी हो जाए, और जब वो बाहर कभी निकले तो उसे वहां पर मार दिया जाए। और इधर मैजेस्टी के पास संदेशा आता है कि जो उसका बेटा है मर चुका है।
जो मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसका बेटा मर चुका है और नफरत करने की बस एक वजह कि जब उसका जन्म हुआ था तब वो मैजेस्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। मतलब क्राउन प्रिंस की माँ की तरफ से उसे नफरत करते थे कि वो यहाँ पर सिर्फ जो है बदनसीबी लेकर आया है, इसी वजह से उसका मरना जरूरी है। लेकिन आज क्राउन प्रिंस रिबेल बन चुके थे और मेरा मैजेस्टी से कहते हैं कि आप अपना पद खुद छोड़ दीजिए वरना मुझे आपको नीचे गिराना पड़ेगा। कहते हैं कि आज तक आखिर तुम जीत ही गए और वहां पर मैजेस्टी खुद को ही मार लेते हैं और अब बन चुके होते हैं सेवन प्रिंस और क्विंटन, राजा और रानी। दोनों को दो बच्चे मिल चुके थे और हैप्पी फैमिली भी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।